नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट आर्थिक अवधारणाएं विधियाँ राजऋषि भरतरी मत्स्य सुधालय के पाठ्यक्रम के अनुसार कॉन्सेप्ट में जो टॉपिक है आज का, जो मुख्य मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ईयर में हम कॉन्सेप्ट का अध्ययन करते हैं ताकि हमें आगे चलकर ध्यान रखिए एक अर्थशास्त्र की नींव तैयार हो सके और हमें आगे चलकर दिक्कत नहीं आए। ध्यान रखिए आपका जो सिलेबस है, ध्यान रखिए बहुत इजी सिलेबस है, बहुत सरल सिलेबस दे रखा है आपके, जिसमें फर्स्ट ईयर अब इनिशियल स्टेज से ध्यान रखिए। अगर आपके पास +2 तक ध्यान रखिए इकोनॉमिक्स में नहीं भी रही हो, अगर आपके पास +2 तक इकोनॉमिक्स नहीं भी रही हो तो भी हम आसानी से अर्थशास्त्र को आप पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं। उस हिसाब से आपका सिलेबस बनाया हुआ है। क्यों? इसमें कॉन्सेप्ट दे रखिए, ध्यान रखिए आपने कॉन्सेप्ट दे रखी हैं, यानी कि मूल अवधारणाएं जो इसकी हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिन पर अर्थशास्त्र टिकी हुई है। आगे चलकर हम जब पढ़ेंगे डिटेल से तो फिर ये कॉन्सेप्ट्स का हमें बहुत यूज रहता है, ध्यान रखिए। इसलिए आपका सिलेबस बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। खैर, तो इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कुल, औसत और सीमांत की अवधारणाएं, ध्यान रखिए। यानी कुल मूल्य, औसत मूल्य, सीमांत मूल्य। ठीक है, अभी मैं ये बता नहीं रहा, उत्पादन लागत आयु बाद की बात करेंगे। कुल मूल्य, औसत मूल्य और सीमांत मूल्य किसे कहते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। ध्यान रखिए, यदि आपका अर्थ समझ में आ गया, इसका मीनिंग समझ में आ गया तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखिए, कुल मूल्य का मतलब है टोटल मूल्य, कुल। औसत का मतलब है एवरेज, जो अभी हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत पढ़ा था, समांतर माध्य। समांतर माध्य क्या था? समांतर माध्य एवरेज था। समांतर माध्य एक औसत ही तो था। हमने एवरेज अंक ज्ञात करना है या एवरेज मूल्य हम कैसे ज्ञात करते हैं, वही तो था। लेकिन है ना कि हमने इस तरह से समांतर माध्य ज्ञात किया था, ठीक, वही यहाँ पर हम औसत मूल्य कहते हैं उसको, तो हम औसत मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक, तीसरा है सीमांत मूल्य। ध्यान रखिए, मैंने जब आपको अवकलन हल करवाया था, डिफरेंशियल सरल अवकलन जब हमने अध्ययन किया था, तो उस टाइम बताया भी था मैंने आपको कि सीमांत मूल्य का मतलब क्या होता है। यानी कि सीमांत मूल्य का मतलब है परिवर्तन मूल्य होता है। ठीक है, टोटल में हम मात्रा का भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ठीक है, और कुल का परिवर्तन बटे मात्रा का परिवर्तन हमारा सीमांत मूल्य आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब, ध्यान रखिए, जब हमें कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई गणितीय समीकरण दिया हुआ है, और उस गणितीय समीकरण की सहायता से, ध्यान रखिए, उस गणितीय जो हमारा इक्वेशन है, समीकरण की सहायता से हम सीमांत मूल्य ज्ञात करते हैं, तो उसे हम अवकलन कहते हैं। उसे हम अवकलन कहते हैं। किस प्रकार से हम अवकलन की सहायता से अवकलन कहते, कैसे ज्ञात किया हमने? डिफरेंशियल dy/dx था, आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था आपको कि इसको हम क्या लिखते हैं? dy/dx, डी से प्रेजेंट करते हैं डेरिवेशन। ठीक, ध्यान रखिए, जब हमें कोई आंकड़ों के रूप में संख्या दी हुई है, कोई आंकड़े हमें दिए हुए हैं 2, 4, 8, 10, 15, 20, उनका सीमांत मूल्य ज्ञात करना पड़ता है। ध्यान रखिए, तो यहाँ हम इस सीमांत मूल्य का प्रयोग करते हैं, हम डेल्टा भी कहते हैं सीमांत मूल्य। उसी का अध्ययन करेंगे यहाँ पर आंकड़ों की सहायता से किस प्रकार से सीमांत मूल्य ज्ञात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्लोप के अंदर ढाल में क्या था? tan थीटा, लंबटे आधार, वो भी क्या था? वो भी एक तरह स्लोप था, ढाल था, परिवर्तन मूल्य था, लेकिन डायग्राम का था। हमने एक रेखा चित्र का परिवर्तन मूल्य ज्ञात किया था। ठीक है, तो मैंने बताया आपको उसी क्रम में अब हम देखेंगे तो कुल मूल्य है। देखिए, मुख्य रूप से मैंने आपको कुल, औसत और सीमांत की अवधारणा बताई है। अब हम ध्यान रखिए, कुल मूल्य के अंतर्गत हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, जैसे लागत का, आय का, उत्पादन का। जैसे कुल उत्पादन, कुल आय और कुल लागत। ठीक है, फिर इनका औसत मूल्य लेंगे, औसत उत्पादन, औसत आय और औसत लागत। फिर इनका सीमांत मूल्य लेंगे, सीमांत उत्पादन, सीमांत आय और सीमांत लागत। अलग अलग इनका ज्ञात करेंगे कि कैसे कुल मूल्य से औसत, सीमांत, कुल मूल्य से औसत मूल्य और सीमांत मूल्य ज्ञात करते हैं। चाहे कुल लागत से औसत लागत, सीमांत लागत, कुल आय से औसत आय, सीमांत आय, कुल उत्पादन से औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। यानी कि बहुत सरल है। अगर आपने समझ लिया, ध्यान रखिए, तो आप जब सेकंड ईयर पढ़ोगे तो आप उत्पादन फलन पढ़ेंगे, हम मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है, तमाम तरह की, और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनका विशेष रोल है।
और हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ध्यान रखिए, आपको अगर ये 3 कुल औसत सीमांत के उदाहरण है या कुल मूल्य से किस प्रकार से औसत मूल्य सीमांत मूल्य निकालते हैं हम तालिका के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, और इस प्रकार से कैसे इसको थ्योरेटिकल हम हल करते हैं, अगर ये समझ में आ गया तो ध्यान रखिए आपको ऐसा लगेगा कि इकोनॉमिक्स आपके वाकई में समझ में आ गई है। ठीक है, तो हम एक एक को ले लेते हैं। पहले कुल मूल्य में कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का मतलब क्या होता है? कुल उत्पादन। तब आप आगे पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे उत्पादन फलन किसे कहते हैं सेकेंडरी में। कि अभी हम इनिशियल स्टेज से पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन अल्पकालीन कौन सा है, दीर्घकालीन कौन सा है, इक्वेशन क्या है उसका। ठीक है, तमाम तरह की चीजें पढ़ेंगे। खैर, तो कुल उत्पादन का मतलब है कि उत्पादन के साधनों का प्रयोग करने से जो हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है, टोटल प्रोडक्शन, हम टीपी से हम प्रयोग कर रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन, इसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक, और हम जानते हैं कुल उत्पादन यानी कि उत्पादन की मात्रा उत्पादन के साधनों पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि कुल उत्पादन जो साधनों का हम प्रयोग करेंगे, उन साधनों के प्रयोग से जो कुल उत्पादन हमें प्राप्त होता है उसे हम टोटल प्रोडक्शन कहते हैं, उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कुल आय, टोटल आय, टोटल रेवेन्यू। ध्यान रखिए। ठीक है, एक फर्म में आपसे एक फर्म के द्वारा मैं, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने कोई दुकान लगाई है मान लीजिए, और मैं आपसे शाम को पूछूं कि आज आपकी कुल आय, टोटल रेवेन्यू, कुल आय कितनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, ऐसे निकालेंगे कि मेरे पास ये चीज़ें थी, इनकी इतनी इतनी कीमतें थी, तो इस फॉर एग्जाम्पल एक वस्तु है जिसकी कीमत 20 रुपये है और आपने उसकी 10 मात्रा बेची है, तो आपने उसकी 10 मात्रा बेची, तो आप क्या कहोगे? 10 गुणा, ठीक है, 20, 200, यानी कि PR बराबर P इंटू Q। मतलब तो प्राइस को मात्रा से गुणा कर देंगे, वो PR आ जाएगा। ठीक, इस है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। ध्यान रखिए, अभी मैं कह रहा हूँ इनिशियल स्टेज से पढ़ रहे हैं, जब आप सेकेंड में पढ़ोगे तो कुल लागत का एक पूरा चैप्टर है। ध्यान रखिए, हम वो पढ़ेंगे तो कुल लागत का एक पूरा चैप्टर है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन लागतें। हालांकि यहाँ भी हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कुल लागत, लेकिन हम बिल्कुल सरल रूप में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, हम एक बहुत ही सरल एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे शुरुआत में कि हम कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिए, जो हम एग्जाम्पल लेंगे खुद अपनी तरफ से पढ़ा के, उसमें अब मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, और कैसे एग्जाम्पल को हम लिखते हैं, तो उस एग्जाम्पल से जो हम कुल का लेंगे, एवरेज और सीमांत कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ ये तमाम तरह की चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे एक एक का। लेकिन पहले उनका अर्थ हमको समझ में आ जाना चाहिए। कुल लागत, हम कई बार कहते हैं कि टोटल कुल लागत होगी, है तो कुल लागत वही है। तो अर्थशास्त्री भाषा में क्या कहेंगे? कुल लागत किसे कहते हैं? कुल स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग। ध्यान रखिए, लागतें 2 प्रकार की होती हैं कुल लागत में, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत तो क्या होती है? स्थिर लागत वो होती है जो कि आप उत्पादन करो या मत करो, चाहे आप उत्पादन करो या मत करो, अगर वो आपको देना पड़ेगा। जैसे हमने मान लीजिए कोई फैक्ट्री हमने लगाई है, ठीक है, तो जिस दिन से आपने उस जमीन को आप रेंट पे लिया है, या कुछ मशीनों को आपने रेंट पे लिया है, किराए पे लिया है, तो ध्यान रखिए किराया उसी दिन से चालू हो गया, चाहे आपने 20 दिन बाद या 30 दिन बाद या 1 महीने बाद आपने उत्पादन चालू कर दिया है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में क्या कहेंगे कि जब उत्पादन का स्तर चाहे 0 हो और चाहे अधिकतम हो, ठीक है, जब उत्पादन का स्तर 0 हो या अधिकतम हो, यानी उत्पादन चाहे शुरू नहीं हो या अधिकतम स्तर पर हो, और जो लागतें स्थिर बनी रहती हैं उन्हें हम कुल स्थिर लागत कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्थिर रहती है, कॉन्स्टेंट। आगे मैं एग्जाम्पल दूंगा, जब इसका कुल लागत कम एक एक का ध्यान रखें, अलग अलग से इसका लागत का अध्ययन करेंगे, उत्पादन का आएगा अलग अलग पढ़ेंगे, तो जब हम एक एग्जाम्पल देकर आपको बताऊंगा हमारी चीज़ें कि ये कुल स्थिर लागत है, इसका एवरेज क्या आएगा, ठीक है, ये कुल परिवर्तनशील लागत है, इसका एवरेज क्या आएगा, दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगी, सीमांत लागत में कैसे ज्ञात करेंगे। खैर, तो यानी कि कुल लागत जब आती है, टोटल कॉस्ट जिसे हम कहते हैं अर्थशास्त्री भाषा में, कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि ये जो इस तरह से लिखे हुए अक्षर हैं, इनको एक समझिए आप, क्योंकि ये बहुत कम आएंगे आपके, और ये एक शॉर्ट में समझने के लिए अर्थशास्त्र के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए बहुत इजी भी हैं, बहुत सरल भी हैं, बहुत उपयोगी भी है। टोटल TC, अब मैं आपसे पूछूं TC इक्वल टू
अब TFC प्लस TBC, यानी कि मतलब क्या है इसका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब याद, ये रटना नहीं है, आपको समझना है। हिंदी में कहते हैं कुल स्थिर लागत, अर्थात वह लागत जैसे इसके नाम से उदित है, कुल स्थिर लागत, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट लागत यानी स्थिर है, चाहे उत्पादन का स्तर 0 हो चाहे अधिकतम हो, इसे हम कुल स्थिर लागत के नाम से जानते हैं, जो कि समान स्थिर बनी हुई रहती है। कुल परिवर्तनशील लागत, ठीक, जो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, जैसे कच्चा माल, बिजली का बिल, मशीनें हम चलाएंगे, ठीक है, मशीनें ऐसी हैं जो बिजली से चलती हैं, तो बिजली का बिल तभी आएगा, कच्चा माल उत्पादन नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। खैर, तो यदि मैंने कहा कि यदि आप समझ के इस चीज़ को पढ़ोगे, ध्यान रखिए, अगर हम इसको समझ के याद किया अर्थशास्त्र को, तो आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए, इसके नाम से भी कुल परिवर्तनशील लागत है, ठीक है, कुल स्थिर लागत। तो अगर मैं आपसे, कभी आपने पढ़ा नहीं फिर भी आपसे मैं एग्जाम्पल पूछूं कि कुल परिवर्तनशील लागत का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप फटाक से समझा देंगे, साहब कच्चा माल है, बिजली का बिल है, ठीक है। तो इस तरह की जो उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक, उसमें दोनों का टोटल कुल लागत हो गया, कुल में तो कुल आ जाएगा लागत, ठीक है। तो जिसमें आपको नेशनल इनकम में बताया था, ध्यान होता आपके कि MRP कैसे तय की जाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक वस्तु की हम कीमत कैसे तय करते हैं, सब कुल स्थिर लागत, इस लागत को, बाकी खर्चे हैं, प्रॉफिट है, सारा जोड़ के हम MRP तय करते हैं। तो इसलिए MRP की वो हमारी MRP कह जाती है, जिसे मार्केट प्राइस पे कहते हैं, बाजार मूल्यों पर कहते हैं, GNP, ठीक है। तो उसमें हम सब्सिडी में बताया आपको, सब्सिडी से क्या होता है, सब्सिडी से कीमत कम हो जाती है, तो एक MRP कम हो गई ना, तो इसलिए सब्सिडी को हम घटाते हैं, इसलिए। खैर, तो ये हमारे कुल मूल्य है, मान लीजिए कुल मूल्य टोटल। अब इसके बाद लेते हैं औसत मूल्य, यानी औसत मूल्य, एवरेज वैल्यू जो मान लें, मैंने यहाँ इसको 3 जगह डिवाइड किया, औसत उत्पादन है, औसत आय है, औसत लागत है। मैंने कहा औसत का मतलब है एवरेज, और एवरेज का मतलब है कुल में मात्रा का भाग देना, कुल में मात्रा का भाग देना। मात्रा कौन सी, जो उससे संबंधित हम ज्ञात करेंगे, उत्पादन की बात करेंगे, उत्पादन का साधन हो गया, ठीक है, और ये आय की बात करेंगे तो बिक्री की मात्रा हो गई, क्यों, लागत की बात करेंगे तो लागत में उत्पादन हो गया, खैर, ठीक है। तो ये हमारी औसत, जैसे अभी कर लेते हैं औसत उत्पादन, AP, कि ये शॉर्ट में नाम जो है ये याद रखिए, आगे बहुत कम आएंगे, AP, एवरेज प्रोडक्शन। मैंने कहा शास्त्र में जो इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, मैं ये नहीं करूँगा आप इंग्लिश धुआंधार इंग्लिश पढ़िए, वो अलग बात है, जितना आए उतनी अच्छी बात है, लेकिन जो इस तरह के वर्ड्स हैं, जैसे औसत उत्पादन को हम AP कहते हैं, यानी कि ये हमको अंग्रेजी में भी आने चाहिए, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बताया कि जब पेपर में लिखा होता है एक लाइन, यदि हिंदी और अंग्रेजी में ऐसा मानता है, यानी कि जब कोई आप कंपटीशन के एग्जाम दें, चाहे आप कोर्स के एग्जाम दें, तो उसमें लिखा होगा कि यदि अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों में कोई अंतर है तो अंग्रेजी का मान्य है, क्योंकि हिंदी के तो कई वर्ड निकलते हैं, खैर। तो AP का मतलब है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने क्या कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कुल में मात्रा का भाग देंगे, TP/L। मैंने L क्यों लिखा था, देखिए L का मतलब है उत्पादन का साधन, L अपन उत्पादन का साधन है, ठीक है, L लेबर, ठीक है। दूसरा हमारा AR, ध्यान रखिए, हम AR को औसत जो आय होती है ना, उसको हम कीमत भी कहते हैं। ये मैं आपको जब मार्केट पढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैं आपको बाजार पढ़ाऊंगा, उसमें भी बताऊंगा डिटेल से, आएंगे हम भी समझ लेंगे थोड़ा सा। AR को हम कीमत क्यों कहते हैं, AR को हम कीमत भी कहते हैं, तो ये बराबर क्या है, TR/Q, देख लीजिए, TR बराबर क्या होता है, P/Q, तो P बराबर TR/Q, क्या आपको इक्वेशन दे रखा है, TR बराबर P/Q, ठीक है। तो TR/Q इज इक्वल टू P, और यहाँ तो P क्या थी, ध्यान रखिए, कीमत, प्राइस, कीमत क्या थी, TR/Q, और यहाँ हम क्या ले रहे हैं कि इसको AR को हम AR से डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम AR से डिफाइन कर रहे हैं, AR बराबर TR/Q, ठीक है। कुल आय में बिक्री की मात्रा का भाग देने से औसत आय प्राप्त होती है,
यानी कि और बताने की कुल आय में इसकी का भाग देंगे तो प्राइस आती है, देख लीजिए 11.2। ठीक है, इसलिए यानी कि P बराबर ए आर। और ये जो नियम है या ये जो फॉर्मूला है यानी कि सभी जगह लागू होता है। कीमत जो हमारी है प्राइस ए आर के बराबर होती है औसत आय के बराबर, समझना है। और क्यों होती है आप देख लीजिए क्यों होती है, समझ लीजिए। हम हालांकि अभी इसमें आगे हम एग्जाम्पल भी लेंगे। सेकंड ईयर में आप पढ़ोगे मार्केट, हालांकि मार्केट में आएगा प्लीज, जब मार्केट पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हम देखेंगे P इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। आएगा लागत, औसत लागत, ठीक है, एवरेज कॉस्ट टीसी अपॉन कुल लागत में उत्पादन मात्रा भाग देंगे। कुल लागत हमारी टीएफसी प्लस टीबीसी, लेकिन यहाँ तक देख सकते टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, यानी कि आगे हम पढ़ेंगे इसमें एग्जाम्पल के द्वारा, जब लागत पाएंगे एग्जाम्पल लेके, यानी कि इन दोनों का अलग अलग एवरेज भी निकलता है। कुल स्थिर लागत का औसत स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत का औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, बटे क्यू बटे क्यू बराबर प्लस में हो गया बराबर टी से क्यू, टी से क्यू हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया टी से क्यू प्लस टी से क्यू। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ, ध्यान रखिए, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एएफसी, यानी एवरेज फिक्स्ड को औसत स्थिर लागत रखिए। ठीक है, मैंने ए कर दिया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एएफसी प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एबीसी इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ये कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, सरल है। वो समझने उसको समझना है इनके वर्ड से, मैंने कुछ नहीं लिखा, नई चीज को लिखी नहीं, सारे कोई लिखा देखा मैं, आपने ये अर्थ याद कर लिया, उनका अपना औसत अपना पा रहा है, उसमें दिमाग नहीं लगा रहा। और सीमांत में कोई दिक्कत नहीं है, कुल का परिवर्तन बटे नीचे वाले का परिवर्तन सीमांत मिल जाता। जैसे हमने किया था ना अवकलन में, क्या बताया था आपने, y बराबर 2x, तो मैंने कहा इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीमांत में ज्ञात की तो आपने कैसे लिखा था, डी डी अपॉन डीएक्स डीएक्स तो ही है, ये आप सीमांत में ज्ञात करेंगे, डी अपॉन डीएक्स तो ही है। लेकिन वहां क्या था, कि वहां इक्वेशन दे रखी थी हमको, वो हमको समीकरण दिया हुआ था, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए हमने डी का प्रयोग किया था, डेरिवेशन। ठीक, डी अपॉन डीएक्स, और आगे इक्वेशन दे रखा था। ये हमको क्या, ये हमको तालिका दी हुई है, आंकड़े दिए होंगे, तो हमको सीमांत मूल्य क्या करेंगे। ठीक, जैसे सीमांत मूल्य पहले कुल उत्पादन का सीमांत उत्पादन एमपी, ये बता देता हूं। ठीक है, अब इन्हीं का हम सीमांत मूल्य लेंगे एमपी, मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन सीमांत मूल्य। ठीक, सीमांत मूल्य बराबर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। सीमांत उत्पादन लेंगे, औसत उत्पादन ले लिया, टीपी अपॉन एल का डेल्टा हो लगा देंगे, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, तो मैंने आपको उदाहरण दिए, उस टाइम आपको मैंने कहा था जब अवकलन ने स्टार्ट किया था, डेल्टा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये हमारा डेल्टा त्रिभुज सा बन रहा है डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सीमांत मूल्य होता है एक तरह से परिवर्तन, डेल्टा मतलब परिवर्तन। लेकिन इसका प्रयोग कब किया जाता है, तालिका के रूप में, यानी कि जब मूल्य इसमें दिए हुए हैं आंकड़ों में, जब मूल्य आंकड़ों में दिए हुए हैं, जैसे 2 4 5 6 10 8 इस तरह संख्याओं में दिए हुए हैं, तो वहां हम ध्यान रखिए हम डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो एमपी इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल। ठीक है, आपके ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था
यानी कि कुछ उत्पादन फलन कि ये इक्वेशन के अंतर्गत अवकलन में यदि कुल उत्पादन फलन टीपी बराबर ये है यह है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, यदि टीपी बराबर, ठीक है, 20L की पावर 2 प्लस 10L प्लस 50 एमपी ज्ञात कीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल लिया था, ध्यान रखिए, अवकलन के अंतर्गत इस तरह से, यदि टीपी बराबर 20L की स्क्वायर प्लस 10L प्लस 50 तो एमपी सीमांत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, इसका हमने सीमांत मूल्य ज्ञात किया था एपीएल की, औसत उत्पादन में ज्ञात किया था, जैसे हम कह रहे हैं एपीएल, क्या लिखा, टीपी अपॉन एल। तो ये टीपी अपॉन एल का लिखा कि अंदर एल दे रखा है, अंदर के भी दे सकता है, यानी के मतलब कैपिटल पूंजी भी, के भी उत्पादन का एक साधन है पूंजी, जाने के अंदर के भी दे सकता है, जाने कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी कि एल आएगा, हमने एल क्यों लिखा, जाने के अंदर के भी हो सकता है, 20K की पावर 2 प्लस 10K प्लस 50 भी हो सकता है, जाने की। उस टाइम आपको डिटेल से बताया था, इसमें कहीं आपको कंफ्यूज होने की कतई ही जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए, और परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया था कि इस समीकरण को इस परिवर्तनशील चार के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा सीमांत मूल्य आ जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में गणित का प्रयोग करते हैं, अवकलन का प्रयोग करते हैं कुल मूल्य से सीमांत मूल्य निकालने के लिए, जब कुल मूल्य एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है, जब कुल मूल्य एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है। अब देखिए मैं कह रहा हूं, आप इस तरह से पढ़ोगे आप कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसका एमपीएल कैसे निकालेंगे, मैंने क्या लिखा था आपको, हम लिखेंगे डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, ठीक है, डी। और कब लिखा, जब एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है, हम इसका निकाल लेंगे, 2040L प्लस 10 सीमांत मूल्य, तो एमपी एल का बाद दे देंगे 20L प्लस 10 प्लस 50 बटे एल। समीकरण का निकालेंगे तो हमने क्या लिखा था, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, मैं इसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। और ये हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा त्रिभुज, ये त्रिभुज वाला डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल, ये हम क्या लिखा था, डी टीपी अपॉन डी एल, यानी कि दोनों का मतलब ये ध्यान रखिए कि मैंने कहा कि जब आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, जब आपको समीकरण दे रखा है और उसका हम सीमांत मूल्य निकालेंगे तो हम इस डी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ हमको क्या दे रखा, हम आंकड़े दे रखे, ध्यान रखें, ये आंकड़े दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, तो एमपी इक्वल टू डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, क्लियर, फिर कर, ठीक है। हम सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, मार्जिनल कॉस्ट बराबर डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू। और वहां मैंने बताया समीकरण में उन्होंने धन किया था, वही बात थी यहाँ पर भी, डी लगा था, डी टी सी अपॉन डी क्यू के द्वारा हमने हल किया था, ठीक है। किस प्रकार से, यदि कुल लागत फलन ये दिया हुआ है, कुल लागत फलन, तो मैं सीमांत लागत फलन ज्ञात करना है, औसत लागत फलन ज्ञात करना है, आपके फलन था, इक्वेशन थे हमारे पास, ये हम क्या दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं। हम तालिका बनाएंगे इसके बाद में, तो हम क्या तालिका के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं कि कुल औसत सीमांत का जाना, तो हम डेल्टा का प्रयोग कर रहे हैं, डेल्टा टी से अपॉन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एमसी। ध्यान रखिए, मैं ये भी लिख सकता हूँ, अभी जो नीचे इस पर दोबारा आता हूँ वापस, मैंने कहा दोनों का टोटल था तो दोनों को डेल्टा कर देंगे अलग अलग, बराबर डेल्टा टी एफ सी, क्लियर है ना, डेल्टा, मैंने कहा इसका परिवर्तन है, ऐसी था सीमांत लागत में, सीमांत लागत में इसका परिवर्तन बटे इसका परिवर्तन आ गया, इसका परिवर्तन इसका डेल्टा टी से अपॉन डेल्टा क्यू। मैंने कहा हम ये लिख सकते हैं बराबर इसका चेंज प्लस इसका चेंज, ठीक है, यानी डेल्टा टी एफ से अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है, प्लस, वेरी गुड, डेल्टा टी से अपॉन डेल्टा क्यू, यानी ये भी एक ही मतलब है। मैंने कहा आगे इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल लेके उस तालिका में दोबारा बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, दोबारा हम इसको
एक एग्जाम्पल लेके हल सोल्व करेंगे, यानी कि वहाँ तालिका पढ़ाएंगे बाकायदे और वहाँ संख्या लेंगे, संख्या के द्वारा किस प्रकार से हम निकालेंगे, सारा क्लियर आ जाएगा, वहाँ दोबारा बताऊंगा आपको मैं। लेकिन फिर भी आप देखिए आप कितना सरल है, कितना आसान है कि सीमांत लागत इज इक्वल टू मैंने कहा डेल्टा टी से अपन कुल लागत के परिवर्तन में उत्पादन के परिवर्तन का भाग दे देंगे, सीमांत लागत आ जाएगी हमारी। तो मैंने कहा इन दोनों का टोटल के परिवर्तन में भी, इन दोनों के टोटल कुल के परिवर्तन में उत्पादन के परिवर्तन का प्लस कुल के परिवर्तन में परिवर्तन का भाग देने पर भी सीमांत लागत की आएगी। यानी कि इसको और मैं ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि क्या लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखिए। हालांकि हम जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब हम तालिका पढ़ेंगे आगे, हम तालिका के द्वारा सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। तो वहाँ पूरी इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल से लेंगे तो आप अपना आप निकल जाएगा, उत्तर आएगा ना जब, तो आप देखोगे ये आ रहा है सीमांत लागत बराबर डेल्टा टी से अपन डेल्टा क्यू, यानी सबका उत्तर एक ही आएगा, सबका उत्तर एक ही आएगा जो हम तालिका लेंगे डायग्राम में। डेल्टा टी से अपन डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा टी एफ से अपन डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा टी वी से अपन डेल्टा क्यू, और मैंने लास्ट में इसको गायब कर दिया, लिख दिया एम सी बराबर डेल्टा टी वी से अपन डेल्टा क्यू। बताओ क्यों लिख दिया, क्यों, ध्यान रखिए डेल्टा टी एफ से अपन डेल्टा क्यू इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि ध्यान रखिए कुल स्थिर लागत जो है मैंने कहा शुरू से आखिर तक कांस्टेंट रहती है 10। सपोज ये 10 है, उत्पादन के स्तर 0 तो भी 10 है, उत्पादन के स्तर 10 है तो भी 10 है, उत्पादन के स्तर 20 है तो भी 10 है, तो 10 माइनस 10 0, 10 माइनस 10 0। तो हम 0 में ध्यान रखिए किसी भी संख्या का भाग देंगे उत्तर 0 आएगा, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे उत्तर 0 आएगा। तो ये हम ध्यान रखिए, आगे तालिका आगे आप चिंता मत कीजिए, हम टेबल के द्वारा तालिका की सहायता से पूरे एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे तरीके से उसको समझेंगे, उसको हम डायग्राम बनाएंगे, बहुत मजा आएगा आपकी। हम उसका डायग्राम बनाएंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे, या हम केवल आपको मैं बता रहा हूँ इसका अर्थ इनिशियल स्टेज में। तो इसलिए एम सी इक्वल टू डेल्टा टीवीसी यानी कि कुल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके परिवर्तन में उत्पादन के परिवर्तन में भाग देने से भी सीमांत लागत आ जाती है, इसलिए क्योंकि इसके परिवर्तन का उत्तर 0 आएगा। औसत तो मत कर देना, एवरेज में नहीं आएगा, एवरेज में तो इसकी वैल्यू है, एवरेज में तो इसकी वैल्यू है प्लस सीमांत में, सीमांत मतलब क्या, डेल्टा परिवर्तन में। खैर ठीक है, तो ये हमारा सीमांत लागत हो गया, सीमांत उत्पादन हो गया, सीमांत आय, ठीक है, एम इसको बता देता हूँ। हाँ ये हमने देखा यहाँ इसलिए इसे ले लेते हैं, ये हमारा ये आर लिया हमने कीमत सीमांत आय एम आर बराबर डेल्टा टी आर अपॉन बराबर डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, कुल आयन परिवर्तन बटे कुल प्रकृति की मात्रा में परिवर्तन सीमांत आय, ऐसे हम याद करेंगे। और ध्यान रखिए अब वही इसका भी अवकलन हमने एग्जाम्पल ये देखो, अवकलन के अंतर्गत हमने किस प्रकार से कुल सीमांत उत्पादन याद करते हैं, सीमांत आय याद करते हैं, सीमांत लागत याद करते हैं, सभी का हमने एग्जाम्पल लिया था, सभी हमने याद किया था, वहाँ डी का प्रयोग किया था, ये मिलता गया आपके सामने तालिका के द्वारा इसको हम सोल्व कर रहे हैं। तो एम आर इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, जो पूरा पढ़ेंगे आगे हम क्या पढ़ेंगे, ध्यान रखिए आगे हम पढ़ेंगे कुल मूल्यों से किस प्रकार से औसत मूल्य सीमांत मूल्य याद करते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, लागत के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पर इसका जब तक अर्थ नहीं समझेंगे, ध्यान रखिए जब तक उसका हमको मीनिंग का पता नहीं रहेगा, जब तक हम उसको फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। अब आपसे कहूँ कुल लागत किसे कहते हैं, आपको पता ही नहीं उत्तर मान लीजिए, ठीक है, कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं आपको समझ में नहीं आया, तो फिर आप कैसे एग्जाम्पल बनाओगे। तो इसलिए इसके आगे जो पढ़ेंगे हम क्या करेंगे, हम तालिका के द्वारा तथा डायग्राम के द्वारा कुल मूल्य, औसत मूल्य, सीमांत मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे, ठीक है। हम तालिका के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे चीज़ें क्या संबंध है इनमें, यानी संबंध देखेंगे जो हम नहीं करें अपने आप निकल के आएगा। तालिका मैंने कहा कि हमें कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए, हमको उनका अर्थ याद होना चाहिए, उत्तर अपने आप निकलता है तालिका कॉन्सेप्ट में। मैंने आपको उदाहरण पहले व्याख्यान शुरू में यही कहा था कि बार बार भी कहता हूँ कि कला संकाय के अंतर्गत सबसे सरल और आसान सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स,
क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ को कई तरीके से हल करते हैं। अगर आपके डायग्राम समझ में आ गया, ध्यान रखिए, तो मैंने कहा हम लिखते क्या है, जिसमें अगर जिस चैप्टर में डायग्राम है तो हम लिखते क्या है, डायग्राम कैसे बना, वो डायग्राम क्या दिखा रहा है, डायग्राम क्या स्पष्ट कर रहा है, ये तो हम लिखेंगे नीचे। हम ये लिखेंगे उपरोक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर ये दिया, वाई पे ये दिया, प्रारंभिक ये रेखा ये एम आर ये थी, ठीक है, दोनों के संतुलन सीमांत लागत रेखा इसको यहाँ से यहाँ काटती है, ये संतुलन हो गया, उत्पादन हो गया, फर्म का संतुलन, ये क्या पढ़ते हैं हम, तो लाभ इतनी हानि, यानी कि डायग्राम हमने कैसे बनाया और डायग्राम क्या स्पष्ट कर रहा है, ये हम ध्यान रखिए। इसलिए आपको डायग्राम समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तालिका समझ में आ गई तो यानी कि तालिका से ही डायग्राम मिलता है, ठीक। आपको थ्योरेटिकल से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो इसलिए अर्थशास्त्र, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान रखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत ही आसान सरल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए यानी कि नियमित अध्ययन चाहिए आपको, कंटिन्यूस स्टडी चाहिए आपको, ध्यान रखिए। और जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखें, और स्टडी में कैसी है, इनिशियल स्टेज से ध्यान रखें। हमने हिस्ट्री पढ़, ध्यान रखिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में तो क्या है, हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा, चाहे आप आगे से पढ़ सकते हैं। मैंने क्या यहाँ क्या है, यहाँ नीचे स्टेप बाई स्टेप चलना पड़ेगा आपको, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी आगे समझ में आएगी। मैंने अभी ये आपको बताया लागत वागत क्या है क्या नहीं है, मैंने कहा सेकेंडरी में जब पढ़ेंगे हम मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है, पैमाने के प्रतिबल पढ़ेंगे, उत्पादन फलन पढ़ेंगे, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ेंगे। तो उन तमाम तरह की चीज जगह पे आपको कुल औसत सीमांत की अवधारणा जो है, जहाँ जहाँ भी डायग्राम बनेगा, ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ तालिका बनेगी, इनका विशेष महत्व है। तालिका में आएगा, आता क्या है, तालिका में ये तो आता है कि कुल मूल्य, औसत मूल्य, सीमांत मूल्य, ठीक है, और ये मूल्य ऐसे प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिए। तो तमाम तरह के जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, जब आप सेकेंडरी में पढ़ेंगे, थर्ड में पढ़ेंगे, तो वो सभी यहीं से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब्जेक्ट से आर्ट्स, इसमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कि आपको एक नियमित, सतत, ठीक है, और एक इनिशियल स्टेज है, स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी पूरी करनी जरूरी है, तभी आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, एक बार आपके समझ में आ गई इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिए, यानी कि जो मैंने पिछले व्याख्यान बताया था कि एक बार आपको इंटरेस्ट हो गया, ध्यान रखिए, तो फिर वो इंटरेस्ट आपसे कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। और इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या है, आप जानते हैं इस तरह, इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या, कि हम उसके पेपर को इस तरह पढ़ रहे हैं, क्यों, समझ में आ रहा है, और हमको समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, तो हम आसानी से सिलेबस कवर कर लेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। इसी तरह से कंपटीशन एग्जाम होता है, कंपटीशन एग्जाम में आप पढ़ोगे, आपको कोई चीज़ इंटरेस्ट में आ रही है, इसका मतलब समझ में आ रही है, तो आप सिलेबस कवर करते जाएंगे, आसानी से आप कंपटीशन एग्जाम से पास कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा कुल औसत सीमांत का उदाहरण जो है, इसका मैंने आपको इनका अर्थ बताया एक बार। तो अब हम एक एक को लेके जाना, अब हम एक एक को लेंगे, पहले उत्पादों को लेंगे, फिर इस आय को, लागत को, एक एक को लेकर फिर हम एक एक का तालिका बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, और किस प्रकार से कुल से औसत सीमांत मूल्य कैसे याद करते हैं, चीज़ याद करेंगे, संबंध देखेंगे, जब देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे, ठीक, थैंक यू।